नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का और आप देख रहे हैं क्रिएटिव कंप्यूटर स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं वेरिएबल, कांस्टेंट, साथ ही साथ सी के प्रोग्राम के थ्रू यदि हमें दो नंबरों को ऐड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ आज इनसे रिलेटेड 5 बातें आप जानने वाले हो। सबसे पहली बात कि जोड़ के लिए सी के प्रोग्राम कैसे लिखें, दूसरी बात कि सी प्रोग्राम्स को सेव उसे कैसे करें, और यदि कोई प्रोग्राम पहले से सेव कर रखा है तो उसे ओपन कैसे करें, तीसरी बात कि सी के प्रोग्राम यदि जब हम लोग सेव करते हैं तो वो कहाँ जाता है, चौथी बात कि वेरिएबल्स क्या होता है एज ए थ्योरी, और पांचवी बात करूँ तो कांस्टेंट क्या होते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करते हुए एक कमेंट जरूर डालना। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो सी का फर्स्ट प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड, वो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने कंप्यूटर सिस्टम या जो आपका मोबाइल फोन होगा उसमें आप इसे रन करा लिया होगा हेलो वर्ल्ड। तो एक चीज तो आप जान गए होंगे कि कुछ भी चीज यूजर को प्रिंट कराना है तो इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आपको राइट करना है, यानी कि इसके अंदर राइट करना है। जो भी चीज इसके अंदर आप राइट करोगे वो चीज आपको जो है यूजर को दिखा देता है, ये तो आप जान गए होंगे। लेकिन आज मैं इसमें अब इसका कुछ एक्सटेंशन करने वाला हूँ, यानी इसमें कुछ नई चीजें डालने वाला हूँ जो कि आप देखोगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा एक चीज और मैं बता दूँ कि जैसे इसे मैं अभी फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, कंप्लीटली हटा दिया मैंने। आपको कुछ भी राइट करना है तो इस ब्लॉक के अंदर ही राइट करना है, यानी हर एक प्रोग्राम में इतना तो जरूर होगा। और कुछ भी आप नया करना चाहते हो या यूजर के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपको क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच के बीच में लिखना है। मैंने पहले भी बताया था कि आप घबराना मत, इन सब का मतलब धीरे धीरे समझ जाओगे। फिलहाल आप इतना राइट तो करो और इसके अंदर जो कुछ करना है या जो मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम करो। आप बहुत अच्छी तरीके से सी सीख जाओगे और सी के बहुत सारे एप्लीकेशन सी पे भी बनाना, आप गेम वगैरह बनाना भी सीख जाओगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, इंट ए लिख रहा हूं, बस आप देखते जाना, घबराना मत। कॉमा और फिर बी लिखता हूं और फिर कॉमा लगाया और यहाँ पे सी लिख करके। और सी का एक चीज ध्यान देना कि इस ब्लॉक्स के अंदर, यानी कि जो ये मेन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये जो दो कर्ली ब्रेसेस आपको दिख रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये मेन का ब्लॉक है। मेन एक क्या है, तो मेन एक फंक्शन है, खैर उस पर हम लोग बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियोज में। तो इसके अंदर कुछ भी लिखना है और इसके अंदर जो कुछ भी आप लिखोगे वो जो है हमेशा जो है जब वो लाइन इंड करता है तो उसके अंदर आपको ये सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी होगा। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा इंट ABC। अब यहाँ पे बस इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंड ऑफ लाइन, यानी कि सेमीकोलन, ये इंड हो गया। अब यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, A = लिख रहा हूँ 5 और फिर इंड ऑफ लाइन, और फिर इसी तरीके से B = लिख रहा हूँ 3 इंड ऑफ लाइन यानी कि सेमीकोलन, और फिर मैं C = लिख रहा हूँ A + B। एक चीज ध्यान रखना कि जो जिस तरीके से यहाँ पे ABCD यदि स्मॉल में आपने लिखा है तो यहाँ पे भी ABCD स्मॉल में भी होना चाहिए, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। ये लैंग्वेज कैपिटल ABCD को अलग मानता है और स्मॉल वाले को अलग मानता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे आपने स्मॉल ABC लिखा है तो पूरे प्रोग्राम्स में स्मॉल ABC ही होना चाहिए। तो C = A+B हमने कर दिया। अब यहाँ से इंटर मारता हूँ और एक चीज ध्यान रखोगे आप कि कोई भी अगर C का प्रोग्राम कर रहे हो तो आपका कैप्स लॉक ऑन नहीं होना चाहिए, यानी कि कैपिटल में नहीं लिखना है, सब कुछ स्मॉल का यूज करना है। हालांकि जो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रेड आता है उसके अंदर आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट F और फिर वही डबल इन्वर्टेड कॉमा लेना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गया और मैं लिखता हूँ sum sum =% d, परसेंट ले लेना है और d ले लेना है और यहाँ पे कॉमा लगा करके c। थोड़ा थोड़ा आपको लग गया होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, यानी कि दो नंबरों को प्लस कर रहा हूँ और इसको रन कराया मैंने। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है sum = 8 लिख रहा है, यानी कि इसने क्या किया, इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है कि a में एक वैल्यू लिया 5, b में एक वैल्यू लिया 3 और उन दोनों को प्लस करके कहाँ पे डाल दिया, c में डाल दिया। ये नॉर्मल सा एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो कि आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो यहाँ पर a और b के वैल्यू को मैंने प्लस किया। मैंने ABC क्यों लिया है, इसकी आवश्यकता क्यों है, तो देखिए कंप्यूटर एक कम्प्लीटली जो है
डम मशीन होता है, यानी कि एक ऐसा मशीन जिसको कुछ भी दिमाग नहीं होता है, वो मन से अपने खुद से कुछ नहीं करता है। लेकिन कंप्यूटर की एक एबिलिटी है कि कोई भी काम को वो बड़े फास्ट करता है। जैसे बहुत सारे नंबर मैं दे दूँ, कम से कम 1000-2000 नंबर दे दूँ और मैं कहूँ इसे प्लस करने के लिए, तो जब तक आप सोचोगे तब तक ये प्लस करके दे देता है, यानी कि किसी भी काम को बहुत ही फास्ट करता है। इसलिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे बताना पड़ता है कि क्या क्या करना है। सो डैट यहाँ पर हमने क्या किया है कि ए बी दो जो है ये वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स है, और सी भी क्या है, तो सी भी एक वेरिएबल्स है। तो ए वेरिएबल को मैंने 5 दिया, बी वेरिएबल को मैंने 3 दिया, और सी वेरिएबल्स में ए और बी वेरिएबल्स के वैल्यू को प्लस करके डाल दिया और इसे प्रिंट करा दिया। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आता है कि व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। तो चलिए इसके लिए प्रोग्राम तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीन पे भी देख के रन करा सकते हो, लिख सकते हो। तो फिलहाल मैं चलता हूँ कंसेप्ट की ओर, थ्योरीज की ओर, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं टर्बो सी के बारे में कुछ बता दूं। जैसे ये प्रोग्राम हमने लिखा, अभी ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे hello.cpp दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, तो क्योंकि हेलो नाम से इसको सेव किया था। फिलहाल इसे मुझे सेव एज करना है, और सेव एज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जाना है और सेव एज करना है। सेव एज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले से हेलो नाम से सेव है। यदि मैं यहाँ पे फाइल पे जाके, चलो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मैं एडिट में जा करके इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फाइल में जाता हूँ, न्यू पे क्रिएट कर लेता हूँ, F5 प्रेस कर देना, फुल स्क्रीन हो जाएगा, और यहाँ पर फिर एडिट में जाकर यहाँ पे आप पेस्ट कर देना। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी हेलो वर्ल्ड जैसा कुछ नहीं आ रहा है। तो चलो इसको मैं सेव कर देता हूँ, और सेव कहाँ पे करूंगा, तो देखो इस तरीके से जाना है, सेव पे क्लिक कर देना है। और मान लो ये एडिशन का प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड नाम से, इसको मैं सेव करता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि सी के प्रोग्राम का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन ये ऑटोमेटिकली है ले लेता है। सी के प्रोग्राम का एक्सटेंशन .c होता है, C++ के प्रोग्राम का एक्सटेंशन .cpp होता है। तो एक चीज तो आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा होगा कि यानी C++ के भी प्रोग्राम्स करने हैं तो हम लोग टर्बो सी में कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है टर्बो सी या C++, जो भी कर लो। तो फिलहाल यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अब ये प्रोग्राम सेव हो चुका है आपके कंप्यूटर में, किसी को दिखाना भी हो तो आप इसे दिखा सकते हो। फिलहाल इससे पहले जो हमारा सेव प्रोग्राम था वो हेलो नाम से था, तो इसको अगर ओपन करना चाहते हो, हेलो वाले को ओपन करना चाहते हो, तो ओपन पे क्लिक करो। यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है इसे हटा दो, और यहाँ पे आप सर्च कर लो hello.cpp और ओपन पे क्लिक कर देना, तो ये हेलो वाला प्रोग्राम आ जाएगा। चलो इसको फिर F5 करके फुल स्क्रीन मैंने कर दिया। अब चाहते हो आपकी ऐड वाला प्रोग्राम आया तो फाइल पे क्लिक करो, ओपन में जाओ, और यहाँ से आप प्रोग्राम का नाम लिखो add.cpp, तो आपका यहाँ से ऐड वाला प्रोग्राम भी आ जाएगा। लेकिन ये प्रोग्राम जाते कहाँ है, जब हम सेव करते हैं तो मुझे किसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है, किसी वर्ड वगैरह में इस प्रोग्राम्स को लिख कर देना है, या मैं अभी देने वाला हूँ आप लोगों को, तो मैं कैसे लिख के दूंगा। तो चलिए इसके लिए हम टर्बो सी को कर देते हैं बंद, और इसके लिए शॉर्टकट कमांड Alt X भी आप यूज कर सकते हो, या यहाँ पे क्लिक कर दो, सिंपली ये बंद हो जाएगा। इसे भी मैं बंद कर देता हूँ। ये जाते कहाँ है, तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। कंप्यूटर में जाना है, कंप्यूटर में जाने के बाद आपको सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद टर्बो C3 नाम का ये फोल्डर आपको मिल जाएगा, तो इस पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे बिन में चले जाना। बिन में चले जाओगे तो देखो यहाँ पर दो हेलो के, देखिए दो दिख रही है, अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं, तो हेलो के आपको ये दो दिख रहा है, तो ये CPP वाला है। इस पे राइट क्लिक करना है और ओपन विथ करना है, यहाँ पे ओपन विथ नोटपैड कर लेना। दोस्तों ये आपका जो है नोटपैड में प्रोग्राम आ जाएगा, यानी नोटपैड के थ्रू भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसमें। वो मैं फिर किसी दिन आप लोग कमेंट करोगे तो मैं वीडियो दे दूंगा कि नोटपैड से सी का प्रोग्राम कैसे करें। और ऐड वाला जो प्रोग्राम था ये रहा आपका add.cpp, तो इस पे भी राइट क्लिक करना और चले जाना ओपन विथ में, ओपन विथ नोटपैड, तो यहाँ पे नोटपैड में आ जाएगा। चलो आपको थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को। लीजिए मैंने फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर दिया, अब दिख रहा होगा। जो भी कुछ मैंने वहां लिखा था वो यहाँ था, इसे कॉपी कर लो, जहां पे डालना है वहां पे डाल लो, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं वेरिएबल्स की और कांस्टेंट की ओर, की एज ए थ्योरी व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। तो दोस्तों अब हम आ गए थ्योरी की तरफ, और सबसे पहली बात कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स एक लोकेशन होता है इन द मेमोरी दैट कैन स्टोर ए वैल्यू, यानी कि कंप्यूटर के मेमोरी में एक
लोकेशन होता है जो कि किसी वैल्यू को स्टोर कर सकता है और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान, यानी कि पूरा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, तो वहाँ पे वेरिएबल्स का वैल्यू कभी भी चेंज हो सकता है। वेरिएबल को कुछ इस तरीके से हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे ए एक वेरिएबल है तो इसमें 20 डाल सकते हैं, बी कोई वेरिएबल है तो इसमें जैसे 2.5 डाल दिया, और सी कोई एक वेरिएबल मान लो है तो इसमें हमने एम नाम का एक एम कैरेक्टर डाल दिया। एम जो है यहाँ पे कैरेक्टर है। अब मेमोरी में वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कैसे होता है ऐसे समझ सकते हो। जैसे मान लेते हो कि ए नाम का कोई आपका एक वेरिएबल है, तो मेमोरी में एक लोकेशन बनता है, एक जगह बनता है, और उस जगह पे जो प्रोग्राम में आपने लिखा ए इक्वल टू 20, तो कंप्यूटर के मेमोरी कहने का मतलब यहाँ पे रैम से है, कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है, तो वहाँ पे एक लोकेशन बन गया और उस लोकेशन में जो भी वैल्यू यहाँ पे आप डालोगे तो उस लोकेशन में 20 हो जाएगा। अब प्रोग्राम में उस मेमोरी को यदि हमें यूज करना होगा तो जो मैं नेम दिया हूं प्रोग्राम में उस लोकेशन को उसी नाम से मैं यूज कर सकता हूं। ठीक उसी प्रकार बी के लिए 2.5 और सी के लिए एम, यानी कि सी जो लोकेशन है वो एक कैरेक्टर को स्टोर कर रहा है। कैरेक्टर कहने का मतलब अक्षर ABCD के जो अल्फाबेट्स होते हैं उसे कैरेक्टर बोलते हैं, उसको स्टोर कर रहा है। और इस तरीके से जो सी के वेरिएबल्स होते हैं वो किसी भी तरह के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 तरह के वैल्यूज है। एक तो ये कैरेक्टर वैल्यू है, दूसरा जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट वाला यानी कि डिसिमल वाला वैल्यू है, और ये इंटीजर टाइप है, यानी इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण अंक है ये। तो इस तरीके से हम जैसा भी वैल्यू चाहे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा सकते हैं। लेकिन एक बात है कि बिफोर इनिशियलाइजिंग इट वी मस्ट डिक्लेयर इट एंड इट्स डाटा टाइप, यानी कि किसी भी वेरिएबल्स में वैल्यू डालने से पहले, जैसे कि पिछला प्रोग्राम आप लोगों ने देखा था, जस्ट अभी जो हमने दिखाया उसमें क्या था, ए में हमने कुछ वैल्यू लिया, बी में हमने कुछ वैल्यू लिया, और इस तरीके से सी में भी ए और बी के वैल्यू को प्लस करके डाल दिया था। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ए बी सी तीनों वेरिएबल्स जो हमारा था उसे हमने डिक्लेयर भी किया था और उसके डाटा टाइप भी दिए थे। तो वो कैसे, तो देखिए वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए उसका सिंटैक्स है क्या, सबसे पहले आपको डाटा टाइप लिखना है, आफ्टर दैट वेरिएबल नेम लिखना है। एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहाँ पर पहले डिक्लेरेशन की बात करें तो इंट ए या फ्लोट बी या कैर सी, इस तरीके से पहले आप डिक्लेयर कर देते हो। तो जैसे इंट ए अगर आपने डिक्लेयर किया तो अब ए जो है कोई भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है, यानी इंटीजर वैल्यू को किसी लोकेशन पे हमें स्टोर कराना होगा तो पहले हमें उसे इंट ए, यानी इंट जो है वर्ड जो है ये इंटीजर वैल्यू के लिए होता है। अगर कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वाला है, इस तरीके से फ्लोटिंग वैल्यू 2.5 है, 69.8 है, कुछ भी है, तो फ्लोट बी करके उसे डिक्लेयर करना होगा। और उसी तरीके से कुछ कैरेक्टर स्टोर कराना चाहते हो तो आप कैर सी, यानी इन तीनों बातों से पहले इस तरीके से हमें लिखना होगा। अब यहाँ जो आप एग्जांपल देख रहे हो इसमें इंट फ्लोट और कैर क्या है, तो इंट फ्लोट और कैर जो है डाटा का टाइप है, और ए बी सी क्या है, तो ए बी सी वेरिएबल्स के नेम है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि डाटा टाइप जो है डिफाइन करता है वेरिएबल्स किस तरह के डाटा को स्टोर करेगा। यानी ये जो डाटा टाइप इंट फ्लोट कैर है ये डिफाइन करता है कि ये जो वेरिएबल वैल्यू तो कोई भी स्टोर कर सकता है, लेकिन किस तरह के वैल्यू को, जैसे ये केवल इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट वाला ही वैल्यू स्टोर करेगा, यानी कि इसमें कुछ भी आप फ्लोटिंग पॉइंट नहीं भी दोगे ना तो ये खुद से पॉइंट लगा देगा, 0.000 कर देगा। और ये जो है केवल और केवल कैरेक्टर टाइप यानी कि अक्षरों वाला सिंगल कैरेक्टर है ना, सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। अब एक खास बात यह है कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स के नेम हमने ए बी सी लिया है ये कुछ भी हो सकता है। जैसे इंट ए लिखा है तो हम इंट num1 लिख सकते हैं, फ्लोट बी लिखा है तो फ्लोट num2 भी लिख सकते हैं, और कैर सी के जगह पर कैर एक्स भी लिख सकते हैं। और एक्स एक वेरिएबल होगा जो कि कोई एक वैल्यू को स्टोर करेगा, बी भी कोई एक वेरिएबल होगा जो कि कोई एक वैल्यू को स्टोर करेगा। तो ये जो वेरिएबल्स के नेम्स है इसके कुछ नेमिंग के कन्वेंशन है जो कि फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी जो प्रोग्राम रन कराया टर्बो सी में, जो प्लस का प्रोग्राम था, उसको थोड़ा सा और समझते हैं और थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो आपको लिखना ही है ये वाला पोर्शन, लेकिन इंट एबीसी क्या है, तो देखिए इंट एबीसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। यहाँ पर एबीसी डिक्लेयर किया गया, 3 जगह बनाए गए मेमोरी में,
और वो कैसे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, तो इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 3 ये क्या है, तो वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया, यानी कि उस लोकेशन पे वैल्यू डाला गया। और फिर ये तीसरी लाइन जो यहाँ पे दिख रहा है c इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे दो ऑपरेशन हो रहा है। एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि अर्थमेटिक करने का मतलब गणितीय ऑपरेशन, यानी कि यहाँ पे प्लस का काम हो रहा है, और दूसरा इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है, यानी कि पहले a प्लस बी को प्लस किया जा रहा है और उसके वैल्यू को c में डाला जा रहा है। अब यहाँ पर देखो प्रिंटफ सेक्शन जो है, प्रिंटफ सेक्शन में आप लोगों ने देखा था डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी वो आप लिखते हो वो जैसे का तैसे आ जाता है। जैसे कि हेलो वर्ल्ड लिखा था, हेलो इन द वर्ल्ड ऑफ सी लिखा था, वो प्रिंट कर रहा था। लेकिन इसमें कुछ चेंजेज हुआ है जोर वाले प्रोग्राम में कि परसेंट डी लिया गया और यहाँ पर सी लिया गया। तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं, देखो भाई सम इक्वल टू, इसका तो ये जैसे का तैसे आएगा, लेकिन परसेंट डी का मतलब कुछ है। यहाँ पर परसेंट डी किसके लिए यूज किया जा रहा है, तो परसेंट डी सी के लिए यूज किया जा रहा है कि यहाँ पर जो सी का जो वैल्यू है, सी में जो 8 हो गया है, तो 8 के वैल्यू को दिखाने के लिए, क्योंकि दिखता वही है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होता है वो नहीं दिखता है, यूजर को नहीं दिखता है। आप भाई प्रोग्रामर हो, आप यूजर नहीं हो, तो बाकी आपको तो ये अंदर का सब कुछ पता है, लेकिन जो आपका प्रोग्राम चलाएगा, मान लो एक ऐप बनाया, प्लस का ही ऐप बनाया कि चलो ऐप को खोलो, वो दो वैल्यू को जोड़ करके दे रहा है, और बेशक वो फिक्स वैल्यू, हालांकि हम लोग यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं, जो कि हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, एक बार में सब कुछ नहीं सीख सकते हैं भाई मेरे। तो यहाँ पर जो परसेंट डी है, ये परसेंट डी 8 के लिए यहाँ पर आ रहा है, यानी सी के लिए आ रहा है, सी में जो वैल्यू है 8 वो यहाँ पर दिखाएगा। तो देखो वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके से देखो यदि मान लो कि ए बी सी जो हमने डिक्लेयर किया है, ये तो इंटीजर टाइप है, यानी इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है, पूर्णांक को। लेकिन अगर ए बी सी के बदले, सॉरी इंट के ए बी सी के बदले यहाँ पर फ्लोट ए बी सी लिखा होता, और ए के अंदर डालता 5.2, बी के अंदर डालता 3.3, कुछ भी वैल्यू फ्लोटिंग टाइप, और सी भी हमारा, तो सी के अंदर भी फ्लोटिंग टाइप वैल्यू ही आता। तो यदि सी फ्लोट होता तो हमें परसेंट डी नहीं, तब परसेंट एफ लिखना होता। और यदि हमारा सी कैरेक्टर टाइप होता, कैर डाटा टाइप का होता, तो यहाँ पर परसेंट सी लिखना होता। तो कई सारे डाटा टाइप्स होते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, और उसके लिए क्या क्या आप यूज कर सकते हो धीरे धीरे सीख जाओगे। फर्दर अभी इतना जानो ना कि 3 तो आप कर ही सकते हो ना, कि इंटीजर, फ्लोट और कैर, ये 3 तरह के आप कर सकते हो। और तीनों के लिए मैंने लिख दिया है कि इंट के लिए परसेंट डी, फ्लोट के लिए परसेंट एफ और कैर के लिए परसेंट सी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कांस्टेंट का, कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट ठीक वेरिएबल्स के उल्टे होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या है, कि वेरिएबल का वैल्यू जो है प्रोग्राम में चेंज करते रहता है, यानी वेरिएबल्स का वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी आप चेंज कर सकते हो और होते रहता है, और वेरिएबल्स इसीलिए होते हैं। लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। कांस्टेंट को हम लोग लिटरल्स के नाम से भी जानते हैं। और मैं बात करूं कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का, तो कांस्टेंट को भी वेरिएबल्स की ही तरह हम लोग डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस है भाई मेरे, अभी पता चल जाएगा। कन्वेंशन के आधार पर देखा जाए तो कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए अपर केस का यूज करना चाहिए। अपर केस करने का मतलब कैपिटल वाला, बड़ा वाला ABCD। और इन सब के साथ साथ कांस्टेंट का भी किसी भी डाटा टाइप का हो सकता है, यानी कि कांस्टेंट का भी डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो सिंटेक्स देख लो बस। कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे कॉन्स्ट लगाना है, यानी कि वेरिएबल में क्या होता था, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे डाटा टाइप और कांस्टेंट नेम, तो कांस्टेंट नेम कुछ भी हो सकता है, बताया ना, num1 num2 ABC कुछ भी लिख लो, यहाँ पे वेरिएबल की तरह लिख लो, बस उसके पहले में कॉन्स्ट लगा लो। लेकिन एक बात और, ये जो कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट क्या है, तो कॉन्स्ट एक कीवर्ड है। अब कीवर्ड क्या होता है, तो ये भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। फिलहाल जानो ना कि कॉन्स्ट लिखना है, और ये कॉन्स्ट आप डाटा टाइप के पहले भी लिख सकते हो और डाटा टाइप के बाद भी लिख सकते हो। डाटा टाइप क्या होता है, अभी तो बताया, इंट, फ्लोट, कैर, ये 3 डाटा टाइप तो आप जान चुके हो, है ना। तो यहाँ पे देखो एक मैंने प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम में मैंने कांस्टेंट का यूज किया है, और इसको आपको रन कराना है, और आपको कमेंट भी करना है कि आपका प्रोग्राम रन किया या नहीं किया, या एरर आया तो कहाँ पर आया। और मेरे ख्याल से ये जो पूरा का पूरा आप लिखोगे, सेम टू सेम लिखोगे, तो कोई भी एरर नहीं आएगा। अब इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो ऊपर का सेक्शन है, यानी क्लियर स्क्रीन से ऊपर वाला, ये तो सब प्रोग्राम में लिखना है। और ये गेट cs से नीचे वाला जो है गेट ch, और ये कर्ली ब्रेसेस, ये भी लिखना है। तो चेंजेस कहाँ पे, इतना सा चेंजेस है, 1 2 3 और इन 4 लाइन को समझ लो, प्रोग्राम समझ में आ गया। यहाँ पर क्या किया, साइड नाम का एक कॉन्स्टेंट है, जो कि कैसा वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है।
है, और CONST। तो यहाँ पे जो कॉन्स्ट है, इंट है, साइड, तो इसका वैल्यू हमने दे दिया 5, यानी जहाँ पे डिक्लेयर किया वहीं पे ही इसे इनिशियलाइज कर दिया। अब इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता है इस नीचे के लाइंस में, यानी इस प्रोग्राम में। अब एक वेरिएबल भी डिक्लेयर किया, जिस वेरिएबल को हमने क्या दिया, डाटा टाइप, तो इंटीजर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एरिया नाम का जो हमारा ये वेरिएबल है, इसमें साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया होता है, या हिंदी में कह लो तो वर्ग का एरिया होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो साइड इंटू साइड, साइड का वैल्यू कितना है 5, 5 इंटू 5 किस में आ गया, एरिया में आ गया। अब इसको प्रिंट करा लेना है, तो प्रिंट थोड़ा अच्छे से कराना है ताकि अच्छा हमारा आउटपुट दिखे, चूंकि यूजर को केवल यही दिखता है। कौन सा वाला, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला। तो एरिया ऑफ स्क्वायर विथ साइड, ये जैसे के तैसे आएगा, यहाँ कोलोन तक। एक चीज ध्यान देना बात कि जो ये वाले है ये सेमीकोलोन है, और ये आपका कोलोन है, तो ये कोलोन, और कोलोन के बाद परसेंट डी इज परसेंट डी। तो यहाँ पर 2% डी है, यानी कि 2% डी का मतलब इंटीजर वैल्यू अभी बताया था, तो 2 इंटीजर वैल्यू। तो पहले परसेंट डी के लिए क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि साइड में कितना है, 5 है। दूसरे परसेंट डी के लिए क्या आएगा, तो दूसरा इंटीजर वैल्यू, यानी कि एरिया का वैल्यू, तो एरिया में कितना है, तो 25। तो इसका आउटपुट कैसा आना चाहिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर विथ साइड 5 इज 25, है ना। अब यहाँ पे ये तो आप जानते ही हो, सेमीकोलोन, कोई भी लाइन इंड करता है तो सेमीकोलोन लगाना है। हिंदी में क्या लगाते हो, पूर्ण विराम, अंग्रेजी में क्या लगाते हो, फुल स्टॉप, और सी में क्या लगाओगे, सेमीकोलोन। एक चीज बताऊंगा कि मल्टीप्लाई के लिए भाई यहाँ पे क्रॉस का सिंबल नहीं चलता है, सी में आपको स्टार लगाना है, तो स्टार। अब डिवाइड के लिए क्या होता है, तो डिवाइड के लिए स्लैश होता है दोस्तों मेरे, तो आप ट्राई करके देख लेना। 2 तरह के स्लैश आते हैं, एक बैक स्लैश, एक फॉरवर्ड स्लैश। तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा वाला स्लैश आपका काम करता है डिवाइड के लिए। तो ये आप प्रोग्राम बनाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, और PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो भाई। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।